कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ऑलमाइटी इंस्टीट्यूट और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कल से अपना यूट्यूब पे आपकी बिजनेस स्टडी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। बिजनेस स्टडी की क्लासेस में भी हम पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, देन उसके बाद केस स्टडी करेंगे, देन उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम चैप्टर कर रहे हैं। पहले हमने थ्योरी करी और साथ ही साथ आपका पूरा बेस हमने तैयार करा डे 1 में, और डे 2 में हमने जो बारी भरकम हमारा एक टॉपिक है सब्सक्रिप्शन, हमने उसको कवर किया। और सब्सक्रिप्शन को कवर करने के साथ साथ अगर किसी का अभी भी सब्सक्रिप्शन वीक है ना, 100% क्लियर नहीं है, तो चिंता नहीं करनी, क्योंकि जितने भी बड़े क्वेश्चंस होंगे उसमें सभी में सब्सक्रिप्शन कॉमन है। हर क्वेश्चन में हमें सब्सक्रिप्शन को बार बार ट्राई करना है। तो जब हम 30-40 क्वेश्चन और करेंगे तो सब्सक्रिप्शन जो आपका 100% जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। देखो कंसेप्ट तो सबके माइंड में क्लियर है, बट क्योंकि कई बार क्या होता है आपको इंग्लिश में इतना उलझा देता है, कभी फॉर द ईयर, कभी ड्यूरिंग द ईयर, क्या इतना होता है जिस कारण से आपको कंफ्यूजन हो जाती है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोलते हैं ना, तो जब प्रैक्टिस करेंगे हम 30-40 क्वेश्चन की तो आपका सब्सक्रिप्शन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा गाइज, है ना। तो हम पहले बात करेंगे आज के टॉपिक की, दैट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है गाइस? फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब है एक स्पेसिफिक फंड के रिलेटेड अगर मोर देन वन इंफॉर्मेशन गिवन हो, है ना। फंड मींस, फंड का मतलब सबको समझ आया। फंड का मतलब क्लास 11th में भी हमने किया था। फंड का मतलब एक ऐसा पैसा जो हमने साइड में रख रखा है, किसके लिए? एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल जानवी के पेरेंट्स ने पैसा संभाल के रखा हुआ किसके लिए? जानवी की शादी के लिए। मुकुंद के पेरेंट्स ने पैसा संभाल के रखा हुआ मुकुंद के लिए क्या करना है? एक बिजनेस सेटअप खड़ा करना है। क्लियर है? फंड अमाउंट अलॉन्ग विद द इनकम अर्न्ड ऑन द फंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस अदर देन दोज फॉर विच इट रिसीव्ड और सेट असाइड। क्लियर है? देखो आपने जो फंड रखा हुआ है ना, लाइक जानवी की बात करी थी, जानवी के पेरेंट्स ने जानवी की शादी के लिए पैसा संभाल के रखा हुआ 20 लाख रुपए। उस 20 लाख की एफडी करा दी, है ना। एफडी करा दी, एफडी पे इंटरेस्ट आया। अब ये जो 20 लाख है ये सिर्फ और सिर्फ जानवी की शादी के लिए यूज होगा, और अगर इस पे कोई इनकम आ गई, है ना, कोई इनकम आई है, लाइक इंटरेस्ट आया एफडी पे, वो भी जानवी की शादी वाले पैसे में ही ऐड हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके टाइम बीता रहा, जानवी की शादी आ गई। अब शादी में जितने भी खर्चे होंगे वो उसी में से होंगे, उसी फंड में खर्चे होंगे, और अगर किसी ने पैसा और दे दिया तो उसी फंड में ऐड हो जाएगा। क्लियर है? मतलब क्या, जैसे रिलेटिव होते हैं ना, रिलेटिव ने किसी ने 50,000 दे दिया, किसी ने 30,000 दे दिया जानवी की शादी के लिए, तो क्या होगा? वो उसी फंड में हम क्या करते रहेंगे? ऐड करते रहेंगे। समझ में आया? फंड मतलब एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई पैसा साइड में रखा हुआ, या एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई आपको अमाउंट रिसीव हुआ, तो उसके रिलेटेड जितनी भी इनकम होंगी उसी फंड में ऐड हो जाएंगी, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसी फंड में से क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। ठीक है? कह रहे जी यहां पे ध्यान से देखिएगा, डोनेशन रिसीव्ड और फंड सेट असाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पस आर क्रेडिटेड टू सेपरेट दैट इज फंड अकाउंट। अब यार यहां पर अगर आप उसको अलग अलग ट्रीट करोगे, है ना, मतलब जो फंड है वो आपका लाइबिलिटी साइड दिखाओगे, जो इनकम है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दोगे, एक्सपेंस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड दिखा दोगे, तो पूरा हौच पौच हो जाएगा यार। जब एक ही ट्रांजैक्शन, जो मतलब एक ही फंड के रिलेटेड ये सारी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो क्यों ना उसको एक ही जगह पे दिखाया जाए, है ना। तो बजाय इसके उसको 10 जगह दिखानी, 10 जगह का मतलब बोलने के लिए होता है, 10 जगह नहीं होता, वैसे 3 जगह अलग अलग दिखाने से अच्छा क्या है, अगर एक स्पेसिफिक फंड के रिलेटेड मोर देन वन इंफॉर्मेशन है तो उसको वहीं पे ट्रीट करना है, दैट इज किस में करना है? फंड में ही क्या करना है? उसको ऐड करना, और फंड से ही क्या करना है? माइनस करना है। अब जो नेट अमाउंट आएगा वो कहां पे चला जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चला जाएगा। ठीक है? तो चलिए यार, बाकी यहाँ पे क्या थ्योरी है ये आपको नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा कि फंड कितने टाइप के होते हैं, कैटेगरीज की अगर बात करें, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फंड होते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है? अनरिस्ट्रिक्टेड फंड मींस फंड यूज ऑफ विच इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, है ना। Stating differently, management can be use the amount in the fund as is considered appropriate. क्लियर है? मतलब क्या, जितना उनको लगता है, जिस हिसाब से लगता है उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। सेकंड होता है रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड फंड मतलब एक मैनेजमेंट पहले तो उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करेगी, प्लस उतना ही पैसा यूज करेगी।
अनरिस्ट्रिक्टेड को कह सकते हैं एक तरह से जर्नल है, ये जर्नल फंड है, जैसे हमारा जर्नल जब होता था ना, किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे अनरिस्ट्रिक्टेड जो फंड होते हैं वो एक जर्नल फंड होते हैं, उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं हम। बट रिस्ट्रिक्टेड फंड को, अगर एक ऐसा फंड है जो जानवी की शादी के लिए क्रिएट किया गया, उसको जानवी की शादी के लिए ही यूज करेंगे, है ना। और जो अनरिस्ट्रिक्टेड है वो जानवी की शादी के लिए भी यूज हो सकता है, वो जानवी के फोन देने के लिए भी हो सकता है, वो जानवी की पापा द्वारा जानवी की मम्मी को डायमंड सेट देने के लिए यूज किया जाता है, वो किसी भी तरीके से यूज किया जा सकता है। अब ये जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा, लाइक गवर्नमेंट ग्रांट्स आ गया आपको, या फिर एंडोमेंट फंड आ गया, एन्युटी फंड आ गया, लोन फंड हो गया, फिक्स एसेट फंड हो गया, प्राइस फंड हो गया। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या हैं आपके जो होते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड होते हैं। तो थ्योरी एक बार आप पढ़ लेना। तो आइए यार इसको बैलेंस शीट में कैसे ट्रीट करेंगे उसकी पहले हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। तो यार एक होती है आपकी बैलेंस शीट, है ना। बैलेंस शीट में सबसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन यही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है, सर क्या बात कर दी, लायबिलिटी साइड, है ना। और ये कौन सी होती है आपकी, एसेट साइड होती है। अब जो भी आपका फंड है, ऑल फंड, ऑल रिजर्व, ऑल प्रोविजन हैज अ क्रेडिट बैलेंस। तो फंड किधर जाएगा, लाइक आपका क्या है, स्पोर्ट्स फंड है ना। किसके लिए आया, स्पोर्ट्स के लिए। स्पोर्ट्स फंड आया तो किस साइड जाएगा जी, लायबिलिटी साइड जाएगा वो। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड जो भी पैसा आया, चाहे वो डोनेशन आई हो, क्या आया हो, डोनेशन आई हो, चाहे वो एंट्रेंस फीस आई हो, कोई आपने मैचेस वगैरह करवाए इस स्पोर्ट्स फंड के रिलेटेड, है ना, जो स्पोर्ट्स है इसी में के रिलेटेड कोई इनकम आई है आपकी, वो ऐड हो जाएगा। इसी के रिलेटेड कोई अदर इनकम आई है वो भी ऐड हो जाएगा। इसके रिलेटेड कोई आपका एक्सपेंस हुआ है, इसी के रिलेटेड आपने कोई स्पोर्ट्स जो आपका फंड था इसके लिए प्राइस वगैरह दिया है, वो माइनस हो जाए। सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो हमारे पास पैसा बचेगा ये हम लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, है ना। मतलब कि एक सिंपल बात कर रहा हूं, 20 लाख रुपए जानवी के पापा ने जानवी की शादी के लिए रखा था, है ना। फिर उसके बाद जो जो पैसा आया, डोनेशन आई, रिश्तेदारों ने पैसा दिया, है ना, प्लस और जो इंटरेस्ट वगैरह आया, सब कुछ आया, उसमें से माइनस खर्चे खुर्चे कर दिए। सब कुछ करने के बाद भी अभी भी 3 लाख रुपए बचा हुआ है। तो 3 लाख रुपए बचा हुआ, क्योंकि ये स्पेसिफिक फंड है तो 3 लाख को किसी और पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते जानवी के पापा, है ना। वो 3 लाख किसका, जानवी का है। जानवी बड़ी डैश है, डैश का मतलब यहाँ पे जानवी बड़ी चालाक है ना, चालाक है, चतुर है, चंट है ना। तो वो क्या कहेगी, भाई देखो, भाई नहीं मतलब पापा जी वो 3 लाख मेरे लिए है ना। तो पापा के एंगल से अगर बात करें, पापा की लायबिलिटी है वो 20 लाख में से बाकी सारा खर्चा खुर्चा करके 3 लाख बचा, वो 3 लाख पापा की लायबिलिटी है अभी भी, है ना। ओके सर। अब अगर क्या है, कुछ उस स्पोर्ट्स फंड के या कोई भी फंड के रिलेटेड, चाहे वो प्राइज फंड है, स्पोर्ट्स फंड है, किसी फंड के रिलेटेड अगर कोई क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, है ना। तो अगर कोई फंड इन्वेस्टमेंट होगी तो किधर जाएगी, वो एसेट साइड जाएगी। अगर आपका फंड इन्वेस्टमेंट बैंक बैलेंस है, कौन सा जी, बैंक बैलेंस है, तो तब भी किधर जाएगा, एसेट साइड जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी इधर, बैंक बैलेंस भी इधर, और उसके बाद यहां पे क्या कर दोगे, बैलेंस शीट को क्लोज कर दोगे। और एक बात याद रखना यार, बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। बैलेंस शीट की ये मत करने लग जाना एसेट और लायबिलिटी साइड को टैली करने लग जाना, वो कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि हम यहां पर जो है वो हम बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं बनाने जा रहे हैं, हम सिर्फ एक ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं बैलेंस शीट की। हम सिर्फ एक ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, फंड बेस का मतलब उसका इफेक्ट दिखाने जा रहे हैं बैलेंस शीट में, हम कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनाने जा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई कभी भी बैलेंस शीट आपकी मैच नहीं होगी गाइस। क्या नहीं होगी, मैच नहीं होगी। समझ में आया इतना, क्लियर है। ओके सर। फिर उसके बाद आपको देखिए जी, कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली करवा रहा हूं। हाउ द फॉलोइंग आइटम अकाउंटेड इन द एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इन द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए जी, टूर्नामेंट फंड है, टूर्नामेंट एक्सपेंस है, और रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट है। तो यार ये किधर जाएगा, है ना, ये फंड बेस अकाउंटिंग का आ रहा है। पहले तो ये देखना कि पहचानना आपने कि फंड बेस अकाउंटिंग का टॉपिक है या नहीं है। यार सिंपल सी बात है, अगर आपको एक स्पेसिफिक चीज के रिलेटेड, एक स्पेसिफिक फंड के रिलेटेड मोर देन वन इंफॉर्मेशन गिवन है, लाइक टूर्नामेंट फंड एक्सपेंस, टूर्नामेंट फंड जो है रिसिप्ट, सारे टूर्नामेंट के रिलेटेड है। मतलब फंड भी टूर्नामेंट का, एक्सपेंस भी टूर्नामेंट का, रिसिप्ट भी किसकी, टूर्नामेंट की। तो इसका मतलब ये क्या है, फंड बेस अकाउंटिंग है। तो यहां पर लिखेंगे यार टूर्नामेंट फंड 2 लाख, प्लस करेंगे बेटा जी रिसिप्ट दैट इज 80,000, माइनस करेंगे एक्सपेंस दैट इज 60,000। ठीक है जी, कितना हो गया ये, बस ये फर्स्ट है बेटा, सेकंड अलग है, थर्ड अलग है, ये अलग है, सारे क्वेश्चन है। तो कितना हो गया, 2,20,000।
तो 2,20,000 आपका क्या आ जाएगा लाइबिलिटी साइड, मतलब ये लाइबिलिटी है टूर्नामेंट फंड के रिलेटेड। क्लियर है? सो ये जो करेक्ट आंसर दिया है गुलशन जी का एक जीरो कम डालना भूल गए, अरुण, अमन, अग्रवाल, शिव, ईशा, बालकिशन, ब्यूटी कुमारी, सभी का आंसर क्या है बेटा? करेक्ट है। ठीक है जी, मुझे सबसे आंसर चाहिए, एक एक पर्सन से आंसर चाहिए। क्लियर? राइट मुकुंद, डिले नहीं पढ़ना है। ओके, तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सेकंड, बिलियर्ड मैच एक्सपेंस। अब सिर्फ ये गिवन है, बिलियर्ड मैच एक्सपेंस गिवन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं गिवन है। मतलब एक सेकंड है, कोई क्वेश्चन में आपको सिर्फ बिलियर्ड मैच एक्सपेंस गिवन है। क्या ये फंड बेस का टॉपिक है बेटा? नहीं। मैंने क्या बोला, एक फंड के रिलेटेड मोर देन वन इंफॉर्मेशन है। यहां तो सिर्फ एक्सपेंस है, यहां पे सिर्फ एक्सपेंस है, तो फंड बेस का टॉपिक है ही नहीं है। ठीक है, तो पहले तो यही पहचानना अपने कि फंड का है या नहीं है। जैसे कि इधर देखिए, कह रहा देयर इज नो स्पेसिफिक फंड, hence 25,000 incurred as billiard match expense should be shown and debit side of income and expenditure account। तो अब सिंपल यार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड लिख दोगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक फंड है ही नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा? चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। ओके सर। अब थर्ड, ध्यान से देखना, अब थोड़े थोड़े टफ होते रहेंगे अब आगे जितने भी, अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग की अगर हम बात करें। पहला प्राइस फंड है 1 लाख रुपए। ओके सर, फंड आ गया है ना, प्राइस फंड। ये फंड किसका है? प्राइस का। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना है जी? 10,000। प्राइस पेड कितना है जी? 20,000। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितनी है? 80,000। अब मुझे ये बताइए, जो पेमेंट हुई है वो किसके रिलेटेड हुई है? प्राइस के रिलेटेड हुई है। ओके सर। फिर उसके बाद करें, इंटरेस्ट किस पे आया? प्राइस फंड पे आया। और आपका क्या है? प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट इतनी है, हाँ ठीक है, इंटरेस्ट आया इतना। तो क्या करेंगे यार, जो इन्वेस्टमेंट है किस साइड जाएगी मेरे को ये बताइए पहले तो। फंड किधर जाएगा? लायबिलिटी साइड। इन्वेस्टमेंट किधर जाएगी? एसेट साइड। तो आप इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली किधर भेज देंगे? एसेट साइड भेज देंगे, और फंड इधर आ गया, इसमें जितना इंटरेस्ट आया ऐड कर देंगे, जितना एक्सपेंस हुआ वो माइनस कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट जो आया है, इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं करेंगे उसको, इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं करेंगे, वो किस में करेंगे? फंड में ऐड करेंगे। मतलब बैलेंस शीट में एसेट साइड मत ऐड कर देना इंटरेस्ट को, ऑलरेडी हम तो यार कर चुके हैं, है ना, कि अपना जो भी उसके रिलेटेड इनकम है वो किधर ऐड होगी? यहीं पे होगी, नॉट उधर होगी। क्लियर है? चलिए जी अगला बात करें, बहुत ईजी। रिसिप्ट फ्रॉम सिनेमा शो टिकट 50,000 और एक्सपेंस ऑन सिनेमा शो कितना है? 15,000। अब मुझे ये बताइए सबसे पहले तो, क्या ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग का टॉपिक है या फंड बेस्ड अकाउंटिंग का टॉपिक नहीं है? बेटा साफ साफ शब्दों में पूछ रहा हूं बेटा, फंड बेस्ड का टॉपिक है या नहीं है? नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पे फंड है ही नहीं, कोई स्पेसिफिक फंड ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ एक एक्सपेंस है, एक इनकम है, तो सीधी सी बात है यार, जो एक्सपेंस है वो किधर चला जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड चला जाएगा। जो इनकम है वो किधर चली जाएगी? इनकम साइड चली जाएगी। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, ओके सर। फिर और कर ही लेते, आइए इधर आ जाओ बेटा, ठीक है ना। एक दो और करते हैं तो आपको और क्लियर होएगा, राइट। 2 क्वेश्चन और करेंगे अभी इस टॉपिक के, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आइए, हाउ द फॉलोइंग आइटम शुड बी अकाउंटेड, शुड बी शोन इन अकाउंटिंग ऑफ द एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट एक्सपेंस, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट। तो आप सब ने मुझे बताना है कि लाइबिलिटी साइड, सबसे पहले तो ये बताना है यार ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग का टॉपिक है या नहीं है ना। वो अगर है तो लाइबिलिटी साइड जो टूर्नामेंट फंड जाएगा वो कितना जाएगा बेटा? टूर्नामेंट फंड जाएगा वो कितना जाएगा लाइबिलिटी साइड? जल्दी से बताइए। देखिए 50,000 आपके पास कहता फंड था, इसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंस 15,000, प्लस करेंगे रिसिप्ट टूर्नामेंट की कितना? 20,000। तो अपने पास कितना आ जाएगा बेटा? 55,000 आंसर आ जाएगा। 55,000 अपने पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी आ रही है ना, बीच में कोई अपना डाउट भी आ रहा है, पहले तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा, इस सेशन के एंड होने के बाद मैं आपका 15 मिनट डाउट सेशन रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई पॉइंट आपको दिक्कत आ रहा है, वैसे तो चैट सेक्शन में मेंशन करते रहो, फिर भी कोई दिक्कत आ रहा है तो हम रख लेंगे, डोंट वरी, है ना। उसके बाद सेकंड, चलिए आंसर सही 55,000 सबका करेक्ट आंसर है। सेकंड की बात करें, हाउ आर द फॉलोइंग डील विद इन द अकाउंट्स ऑफ एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें। पहला क्या बेटा जी, ये 2 केसेस है, मतलब यहां पर एक क्वेश्चन है और यहां पर आपका दूसरा क्वेश्चन है, राइट है। ये एक क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन। पहले हम बात करें प्राइस फंड। प्राइस फंड हमारे पास कितना है जी? 50,000।
तो प्राइस फंड कितना हो गया 50,000, प्राइस अवार्डेड कितना है जी 12,000, मैच एक्सपेंस कितना है 15,000। तो आप मुझे बताइए लाइबिलिटी साइड फंड यहाँ पे कितना शो होगा प्लस माइनस होने के बाद, जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए बेटा। ओके, एक का आया 38 और एक का आया 23,000, मनोज 38, ईशा 38, बालकिशन 38, 15,000 एक्सपेंस, लाइबिलिटी साइड 38, जानवी कह रही है। ओके तो यार ध्यान से देखिए बेटा 23,000 कॉमर्स नोट्स कह रहे हैं, है ना। ओके चलो यार, मैंने आपको क्या बोला था यार, जानवी का जो 20 लाख रुपए संभाल के रखा हुआ जानवी के पापा ने, वो जानवी की जो उसके रिलेटेड खर्चा होगा उसमें प्लस माइनस होएगा। यार जानवी के भाई ने ट्यूशन फीस पे करी है, वो क्यों उसमें से माइनस होगा भाई। मतलब कहने का ये है प्राइज फंड, ये है प्राइज अवार्डेड, ये मैच एक्सपेंस, तो ये बेटा इससे रिलेटेड नहीं है। ये जो एक्सपेंस है ये प्राइस के रिलेटेड नहीं है, फंड था प्राइस के रिलेटेड, अवार्ड जो दिए वो प्राइस के रिलेटेड दिए, बट ये एक्सपेंस तो यहाँ का है ही नहीं है। तो 50 में से 12,000 माइनस होगा और यहाँ पे कितना दिखाई देगा 38,000। तो मतलब जो प्राइस फंड है, जो आपका प्राइस फंड है वो कितना जाएगा 38,000 जाएगा। और ये जो 15,000 है ना, ये अलग से कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड जाएगा 15,000 रुपए, राइट बेटा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा कहां पे 15,000 रुपए, समझ में आया। ओके सर समझ में आ गया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस थोड़ा फास्ट कीजिएगा गाइस। मैच एक्सपेंस है अपने पास 1 लाख रुपए, मैच फंड है सॉरी 1 लाख, मैच एक्सपेंस है 35,000, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड कितना है 60,000 और इंटरेस्ट आया कितना 3,000 और प्राइस अवार्डेड कितने हैं 19,000। आप मुझे बताइए पहले तो यार ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कहाँ जाएगी, एसेट साइड जाएगी। इन्वेस्टमेंट किधर जाएगी, एसेट साइड जाएगी। अब मुझे आपसे ये पूछना है लाइबिलिटी साइड कितना जाएगा पैसा, लाइबिलिटी साइड कितना जाएगा बेटा, कितना जाएगा 68,000, एक कह रहे हैं 65,000। ओके बेटा करेक्ट आंसर है आपका 68,000। कैसे, 1 लाख में से 35,000 माइनस करेंगे, है ना, और उसके बाद 3,000 ऐड करेंगे, इंटरेस्ट है। और ये जो प्राइज अवार्डेड है ना, ये कहीं भी नहीं जाएगा, फंड बेस में नहीं जाएगा, बिकॉज ये जो अवार्ड है ये किसके रिलेटेड है, प्राइज के रिलेटेड। अपन फंड कौन सा कर रहे हैं, मैच का फंड कर रहे हैं। तो ये यार सिंपल कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड चला जाएगा 19,000 रुपए। अब मैं समझ रहा हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा यार आज का जो है ये पहला टॉपिक, दैट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करें फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बाद जो हमारा आज का सेकंड टॉपिक है वो है आपका कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। बेटा क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, मतलब यार जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, है ना, एक किसके लिए, टीचर के लिए क्या होता है, कोई चीजें होती है ना जो वो कंज्यूम कर लेता है, यूज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मार्कर हो गए, है ना, मार्कर हो गया, डस्टर हो गया। मेरे पास यार जब साल शुरुआत हुई थी तब मेरे पास मार्कर थे, मेरे पास डस्टर थे, है ना, उसमें से साल की शुरुआत में थे मेरे पास 1,000 रुपए के मार्कर डस्टर, फिर ड्यूरिंग द ईयर मैंने कुछ खरीदे भी होंगे, है ना, और उसके बाद फिर साल के एंड में मेरे पास बच गए 300 रुपए के मार्कर डस्टर। तो मुझे ये निकालना है कि मैंने जो मार्कर हैं, जो डस्टर हैं, या जो बात करें स्टेशनरी है, वो मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितनी कंज्यूम कर ली। कंज्यूम करने का मतलब सिंपल सा है, यूज कर लिया, है ना। कंज्यूम करने का मतलब कितना ड्यूरिंग द ईयर मैंने यूज कर लिया बेटा जी, उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। कह रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूम कंज्यूमेबल आइटम। एग्जाम्पल स्टेशनरी इज कंज्यूम्ड इन द ऑफिस, ऑफिस में स्टेशनरी यूज की जाती है, मेडिसिन हॉस्पिटल में यूज की जाती है, स्पोर्ट्स मटेरियल स्पोर्ट्स क्लब में यूज की जाती है। सो इन सच अ केस एक सेपरेट स्टॉक अकाउंट बनता है किसके लिए, कंज्यूमेबल आइटम के लिए, ये जानने के लिए कि कितना आपने जो अमाउंट है कितना कंज्यूम कर लिया। अब ये जो जितना अमाउंट आपने कंज्यूम किया वो किधर जाएगा बेटा, वो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर साइड। क्लियर है, मतलब जितना ओपनिंग स्टॉक था वो ओपनिंग बैलेंस शीट में, जितना क्लोजिंग स्टॉक था वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और जितना यूज कर लिया, जितना यूज कर लिया वो किधर जाएगा जी, वो किधर जाएगा, वो आपका जाएगा किसमें, किसमें जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। किधर जाएगा जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। ओके, अब इसका सर फॉर्मूला बता दीजिए। देखो यार दो फॉर्मूले होते हैं, एक सिंपल और एक थोड़ा सा जिसमें क्रेडिटर भी गिवन होते हैं। पहला नॉर्मल फॉर्मूला बेटा, अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम की बात कर रहे हैं, चाहे वो स्टेशनरी हो,
चाहे वो क्या हो, अपना मेडिसिन हो, चाहे वो अपना स्पोर्ट्स मटेरियल हो, कुछ भी हो। तो जब भी आपको ऐसी चीजें हो जिसमें ओपनिंग भी हो, परचेज भी हो, क्लोजिंग स्टॉक भी हो, तो इसका मतलब वो ये टॉपिक है बेटा, ठीक है। ये सारे टॉपिक अलग से भी आ सकते हैं। 3 मार्क्स में देखो यार 3 दावेदार है। पहला स्टेशनरी, दूसरा कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, तीसरा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब आपको कहोगे सर चौथा एक्सपेंस भी होता है। बेटा एक्सपेंस और उसमें सब्सक्रिप्शन में कोई फर्क नहीं है। इतना फर्क है बस, सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है, एक्सपेंस आपका एक्सपेंस है, अदरवाइज बाकी सारा सेम है। वही 2 चीजें ऐड करते हैं, 2 चीजें माइनस करते हैं। सब्सक्रिप्शन में आपका रिसीव एडवांस होता है, एक्सपेंस में पेड एडवांस होता है, सिर्फ इतना फर्क होता है। जब क्वेश्चन करेंगे उसके साथ ही मैं आपको बता दूंगा वो। आइए जी, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, अमाउंट ऑफ आइटम कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। तो पहला आपका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है बेटा, व्हेन परचेजेस आर गिवन। जब आपको क्या गिवन होता है क्वेश्चन में, परचेजेस गिवन होता है, तो आपके लिए वो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन, है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अपने पास आंसर आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। अब यार ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर होता है, ये आपका कहां पे दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। किस साइड दिखाएंगे, किस साइड दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड। ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये किधर जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। कौन सी, ओपनिंग बैलेंस शीट में। और स्टॉक तो यार पता ही है सबको, एसेट साइड जाता है। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये भी आपका बैलेंस शीट में जाएगा। और कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और किस साइड जाएगा, एसेट साइड जाएगा। समझ में आया, ओके। ओपनिंग स्टॉक वो सारा आपको मैंने बता दिया। अब इसके बाद सेकंड, अभी क्या था, व्हेन परचेजेस आर गिवन, है ना। सेकंड है बेटा व्हेन पेमेंट्स आर गिवन। क्या गिवन है, पेमेंट गिवन है, मतलब परचेज नहीं गिवन है, पेमेंट फॉर स्टेशनरी आपको गिवन है, पेमेंट इज गिवन। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला चेंज होता है या क्या क्या फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ जो भी है, स्टेशनरी है, स्पोर्ट्स मटेरियल है, किसी भी चीज का, ओपनिंग स्टॉक प्लस पेमेंट में ड्यूरिंग द ईयर, है ना जी। पेमेंट उसमें हो सकती है या फिर आपको लिखा हो सकता है कैश परचेजेस, है ना, कैश परचेजेस लिखा हो सकता है, वो भी पेमेंट ही है। ओपनिंग स्टॉक, हाँ जी दे दीजिए। ओपनिंग स्टॉक पेमेंट हो गया, और उसके बाद क्या क्या होगा बेटा, प्लस होगा इसमें क्रेडिटर एट एंड, है ना। मतलब कि ध्यान से देखिए, अगर आपने उधार पे खरीदी तो वो क्या हो गया, आपने अभी पैसा देना है। तो साल के एंड में जो आपने पैसा देना है किसका, जो मार्कर का या स्टेशनरी का, तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए वो क्या है, इस साल का एक्सपेंस है, वो इसी साल को ड्यू करता है, इसलिए वो ऐड हो जाएगा, है ना। प्लस हो जाएगा प्रीपेड इन द बिगिनिंग, प्रीपेड एट बिगिनिंग। अगर बिगिनिंग में कोई मैंने एडवांस दे रखा था किस चीज का, इस साल के लिए, तो वो इस साल को बिलोंग करता है, अगेन ऐड हो जाएगा। मतलब कंसेप्ट वही है जो सब्सक्रिप्शन में हमने किया था, जो इस साल को बिलोंग करता है वो ऐड हो जाएगा, जो इस साल को बिलोंग नहीं करता माइनस हो जाए। तो माइनस क्या क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे क्रेडिटर एट एंड आपने ऐड किया, तो क्रेडिटर एट बिगिनिंग क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो स्टार्टिंग में आपने क्रेडिटर्स को पैसा देना था, क्योंकि इसमें पेमेंट में वो भी इंक्लूड होगा ना पैसा। पेमेंट में आपका प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूड होगा, नेक्स्ट ईयर का भी होगा, तो दोनों माइनस कर दो यार। क्रेडिटर एट बिगिनिंग माइनस कर दिया और प्रीपेड एट एंड माइनस कर दिया। प्रीपेड एट एंड मतलब नेक्स्ट ईयर वाला वो माइनस कर दिया आपने। और क्या माइनस होएगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो भी अपने पास अभी स्टॉक बचा हुआ है, वो अपना खर्चा नहीं है इस साल का, तो अपन के पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दैट इज स्टॉक कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब क्या है, ये वाला जो टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का टॉपिक, या फिर आज वाला ये सेकंड टॉपिक है, ये कोई ज्यादा टफ नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करता यार। पहली बात तो सब्सक्रिप्शन की तरह नहीं है कि आपको 10 पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इजी रहेगा, सब कुछ आपको गिवन होगा, फॉर्मेट आपने याद करना है, फॉर्मूला आपने याद करना है, और उसके बाद क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है जी। अब इनके घर की बात कर लेते हैं यार, घर सबका पता होना चाहिए। जैसे कि हम बात करेंगे ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा, एसेट साइड, कौन सी बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में। पेमेंट बेटा कहीं भी नहीं जाएगी, पेमेंट आपकी कहीं भी नहीं जाएगी। क्रेडिटर एट एंड बेटा किधर जाएगा, लाइबिलिटी साइड जाएगा। एंड है तो कौन सी बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। प्रीपेड एट बिगनिंग, प्रीपेड क्या होता है बेटा, एसेट होती है, और बिगनिंग है तो किधर जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। क्रेडिटर एट बिगनिंग, क्रेडिटर एट बिगनिंग, तो क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, बिगनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। प्रीपेड एट एंड, प्रीपेड क्या है आपकी एसेट, और एंड है तो कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा जी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, किधर जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अब ये जो आंसर आया ये किधर जाएगा बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कौन से साइड, एक्सपेंडिचर साइड। किधर जाएगा बेटा, एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।
कह रहे सर व्हाट इफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर आर गिवन, अगर गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, मतलब वो कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस की बात कर रहे हो ना आप, तो मतलब वो टोटल गुड्स सोल्ड और गुड्स परचेजेस की बात कर रहे हो। इफ गुड्स सोल्ड, ओके, अगर आपने बेच भी दिया इसमें से वो माइनस हो जाएगा बिकॉज वो आपने यूज नहीं किया। अगर आपने यार मतलब वैसे तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, ये हमने जो गुड्स खरीदी है वो किसके लिए, यूज करने के लिए खरीदी है। ये आपका धंधा नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है, आपका व्यापार नहीं है कि आप उन चीजों को बेचोगे, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम को। बट अगर फिर भी यार कोई बात नहीं, ऐसा हो गया कि मैंने यार कुछ बेच दिया उसमें से, मतलब खरीद के वापस बेच दिया, तो माइनस हो जाएगा बिकॉज वो मेरा एक्सपेंस तो नहीं है, वो मैंने यूज तो किया ही नहीं उतना पैसा, उतने गुड्स उतने पैसे की। ठीक है, आइए बेटा चलिए क्वेश्चन करते हैं फास्ट। ध्यान से देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी दैट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या गिवन है आपको, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी गिवन है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, और उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31 मार्च 2019, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। तो यार आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है और अमाउंट पेमेंट गिवन है, तो सिंपल ओपनिंग 0 है प्लस अमाउंट पेड 54, तो 0 प्लस 54 54, 54 माइनस 2500 दैट इज कितना आ गया 51,500, वेरी वेरी इजी। सेकंड बेटा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग कितना है 15,000, पेमेंट कितनी है 54 माइनस क्लोजिंग कितना है बेटा इतना, तो ये भी आपका आंसर क्या हो गया, इजी हो गया। आइए जी अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं जहां पे आपको क्रेडिटर्स भी गिवन होंगे, है ना, ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है जी 1 अप्रैल को, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018, ये ओपनिंग क्रेडिटर है बेटा। आप बताइए ओपनिंग क्रेडिटर ऐड करते हैं माइनस करते हैं, सर माइनस करते हैं, तो इसे माइनस करेंगे। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी सर ऐड करते हैं, है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस अमाउंट पेमेंट। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सर ऐड करते हैं, क्रेडिटर एट एंड ऐड करते हैं। अब ये कौन से हैं जी, अच्छा स्टॉक ऑफ, ओके सॉरी, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है तो माइनस करेंगे, और अगला क्या है क्लोजिंग क्रेडिटर है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसके बाद कोई है ना जी, इसके बाद कुछ नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30,000 प्लस 1,08,000 माइनस 20,000 माइनस 5,000 और प्लस 13,000, अपने पास आंसर आ जाएगा जो कि कितना आ गया 1,26,000 रुपीज। अब सर अगर इसका क्या बनाना हो, अकाउंट बनाना हो, क्या बनाना हो, इसका अकाउंट बनाना हो, राइट है, तो कैसे बनेगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का अगर अकाउंट बनाना हो तो देखो यार स्टेशनरी आपकी एसेट है या लाइबिलिटी है, एसेट है, तो जो ओपनिंग बैलेंस होएगा वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग में इतना बैलेंस था प्लस आपने क्या करा पेमेंट करी टू कैश, है ना, और उधार पे खरीदी, मतलब क्रेडिटर्स की बात करें तो क्या आ जाएगा, जो अगर उधार पे आपने खरीदा है तो क्या आ जाएगा टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर एट एंड इधर आ गया। और क्या करेंगे इधर बेटा, कैसे आपकी जो स्टेशनरी है यहां पर क्या हो जाएगा बाय, अगर वो क्या हो गया जी आपका बात करें माइनस क्लोजिंग स्टॉक की बात करें, पहले तो इधर क्लोजिंग स्टॉक की बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है जी। और क्या अगर आपने क्या कर दिया बेटा जी पेमेंट कर दी उनको, नहीं पेमेंट तो हो गया था ऑलरेडी, और कैसे माइनस हो जाएगा क्रेडिटर एट बिगिनिंग बाय क्रेडिटर्स दैट इज क्रेडिटर एट बिगिनिंग, और जो लास्ट में आंसर आएगा वो आपका आएगा बाय दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ब्रैकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, मतलब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आप किस में ट्रांसफर कर दोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, राइट है, मतलब सिंपल सी बात है, जो ऐड करेंगे वो डेबिट साइड, जो माइनस करेंगे क्रेडिट साइड, और बाकी आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, है ना। एक प्रीपेड भी रह गया यार, प्रीपेड एट क्या कर दोगे माइनस बेटा, प्रीपेड एट एंड ऐड कर दोगे, और प्रीपेड एट बिगिनिंग क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, नहीं उल्टा बोल गया मैं, प्रीपेड एट एंड माइनस कर दोगे, प्रीपेड एट बिगिनिंग क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, ठीक है बेटा। ओके तो सिंपल है, मतलब यहाँ पे अगर किसी को याद भी नहीं हुआ ना बेटा, अभी फॉर्मेट याद नहीं हो तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ज्यादा कंफ्यूजन होने नहीं वाली है, ज्यादा आपको टेस्ट होने ही नहीं वाली आपकी नॉलेज में, राइट है। एक डाउट आया सर एडवांस सप्लायर, इफ एडवांस सप्लायर वाले क्वेश्चन कैसे अडेप्ट करेंगे। एडवांस सप्लायर का मतलब अपने सप्लायर को एडवांस दिया, एडवांस सप्लायर का मतलब प्रीपेड, है ना, एडवांस टू सप्लायर मतलब प्रीपेड। फॉर्मेट मतलब यार ये याद करना पड़ेगा यार क्या क्या ऐड होता है क्या क्या माइनस होता है, और क्यों ऐड होता है वो आपको बता दिया बिकॉज इस साल को बिलोंग करता है। जैसे कि मैंने यार मेरे पास 1000 रुपए के डस्टर मार्कर थे स्टार्टिंग में, मैंने
1000 रुपए के और खरीदे कैश देके, तो मेरे पास कितने हो गया, 2000 के हो गए। 500 के उधार में खरीद लिए, मेरे पास 2500 के हो गए। 2500 में से फिर उसके बाद लास्ट में मेरे पास 1200 के भी पड़े हुए हैं, तो माइनस 1200 बचा हो गया कितना, 1300 का मैंने यूज कर लिए। मैंने भी क्रेडिटर्स का नहीं लिया, अगर क्रेडिटर्स होगा तो वो भी बेटा एंड वाला ऐड हो जाएगा, बिगनिंग वाला माइनस। प्रीपेड अगर क्या होगा, बिगनिंग होगा तो ऐड हो जाएगा, एंड होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिंपल सी बात है जी, है ना, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद क्या है, ये दोनों आपके फॉर्मेट हो गए। अब इसके अगर बाद हम बात करें, जो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अब हमारे पास है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चंस। ये 2 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सब्सक्रिप्शन के करवा चुका हूँ। मैच इसके बाद सब्सक्रिप्शन के नहीं है, ये हमारा फंड बेस के है ना। हाँ, थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है ये किसका है, ये भी फंड बेस का, ये आपका होमवर्क है। फोर्थ क्वेश्चन जो है ये भी आपका फंड बेस है, ये ऑलरेडी होमवर्क है, नहीं ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं यार, फोर्थ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आगे, ये 14 क्वेश्चन ये भी होमवर्क है, और उसके बाद असाइनमेंट है। असाइनमेंट जो है सब्सक्रिप्शन के मैंने 6 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दे दिए थे, है ना, सब्सक्रिप्शन के ऑलरेडी दे दिए थे। अब यहाँ से आपने क्या करना है, एंट्रेंस फीस ये वाला क्वेश्चन, और उसके बाद अगर हम बात करें कंज्यूमर स्टोर्स की बात करें 7 से 7 ऑनवर्ड्स, आपके ये सारे क्या है, आपका होमवर्क है। और ये जो है आपका आज का लेक्चर की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी ग्रुप में अपलोड कर दी है ना। तो अब ये आपका काम है कि छोटे क्वेश्चंस को करने का। फंड बेस के और क्वेश्चंस आपको बथेरे मिलेंगे, फंड बेस के और क्वेश्चंस भी आपका होमवर्क है। देखिए यार टफ जरूर है, इतना मैंने बता दिया। ये चैप्टर जो है वो सबसे ज्यादा टफ है, स्टूडेंट्स को लगता है यार ऐसा। क्यों टफ लगता है यार, मेरे को उसका रीजन आज तक नहीं समझ आया, जबकि है चैप्टर बहुत ईजी है। टफ इसलिए लगता है यार, ये बाकी चैप्टर्स से रिलेट नहीं करता। पार्टनरशिप की बात करें, एक चैप्टर आपने स्टार्ट किया, पार्टनरशिप में बात करें एक चैप्टर आपने स्टार्ट किया, हर चैप्टर उसी से रिलेटेड है ना, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आती वहां पे। अब बात करें एक में चलो आपको टफ लगा, दूसरे में नहीं लगेगा, तीसरे में नहीं लगेगा, धीरे 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 करते करते वो आप फैमिलियर हो जाओगे उस चैप्टर के साथ, है ना। बट यहाँ पे अगर हम बात करें एनपीओ जो है, ये आपका टफ लगने का कारण सिर्फ ये है कि आपका ये चैप्टर ना तो आपने आज तक ऐसा पढ़ा है, ना ही आगे पढ़ोगे, और दूसरी बात है यार बस 10 20 40 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद प्रैक्टिस भी कम होती है। अभी तक आप देख लो कितने लोगों ने जितनी एडमिशन की प्रैक्टिस की है, जितनी फर्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस की है, उतना इस चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं की होगी। यस और नो? क्यों? क्योंकि आपको इस बहुत कम आपने की है यार, प्रैक्टिस इसकी बहुत ज्यादा कम की है आपने, ठीक है। इंडोमेंट फंड क्या होता है यार, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए, एक बार पढ़ लेना, अगर फिर भी समझ नहीं आए तो उसके बाद क्या है फिर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट गाइस, कल से हमारा बिजनेस स्टडी का यूट्यूब पे एक्सक्लूसिव सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो उसका टाइमिंग है वो जो बहुत जल्द अनाउंस कर दूंगा मैं आपको। तो कल से जो है वो आपकी बिजनेस स्टडी की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो यार बहुत मजा आने वाला है। पहले हम बिजनेस स्टडी का पूरा कोर्स करेंगे और चैप्टर वाइज करेंगे, एक चैप्टर करेंगे, उस चैप्टर को करने के बाद उसके बाद उसके एमसीक्यूज करेंगे, उसकी केस स्टडीज करेंगे, फिर उसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, मतलब एक एक चैप्टर करके हम यहाँ पे फिनिश करते रहेंगे, ठीक है गाइस। तो बहुत मजा आने वाला है यार, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है।